बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, हर रोज़ एक नई खबर, एक नई ऑडियो सामने आती है जिसके बारे में कोई किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा होता है, जिसको फिर सियासी जमातें भरपूर तरीके से इस्तेमाल भी करती हैं। चंद रोज़ पहले भी एक ऑडियो लीक हुई और आज एक नई ऑडियो सामने आई जिसमें मलिक रियाज साहब, जो पाकिस्तान के बिज़नेस टाइकून हैं, वो और उनकी साहबजादी आपस में बातचीत कर रहे हैं। और बातचीत का असल पस मंज़र क्या है कि वो एक काम कह चुके हैं उस वक्त की हुकूमत को, जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उसके बारे में उस काम करवाने के एवज़ जो है वो एक डायमंड की अंगूठी देने की बात की जा रही है। गोया सारी कड़ियाँ जाकर मिलती हैं उसी फ़रा बीबी के हवाले से, जिसमें माजी में भी कहा गया। अब्दुल अलीम खान साहब, जो PTI के सीनियर वज़ीर भी थे पंजाब में, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े संगीन इल्ज़ामात आयद किए थे कि फ़रा बीबी पंजाब में किस तरह ट्रांसफ़र पोस्टिंग के पैसे लिया करती थी, फिर उसके बाद सारे पैसे इकट्ठे करके जो है ये बनी गाला पहुँचाए जाते थे। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद भी करती रही है और ये कहती रही है कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है पहले फ़रा बीबी के साथ, लेकिन उसके बाद फिर इमरान खान साहब ख़ुद मैदान में आए और उन्होंने भरपूर तरीके से दिफा किया फ़रा बीबी का। ज़रा सुनिएगा इमरान खान साहब ने किस तरीके से उनका दिफा किया था। आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपने फ़रा खान के ऊपर केस डाला है, ये किसी को भी पहले दिखाएं कि कोई केस बन सकता है। वो कौन सी कोई MNA या पब्लिक ऑफिस होल्डर थी, वो तो एक रियल एस्टेट में काम करती है 20 साल से। ये बिल्कुल बेकसूर है। मैं ये चाहता हूँ कि इसको पूरा मौका दिया जाए। ये पूरी इमरान खान साहब अपनी जगह दिफा करते रहे, लेकिन हर रोज़ एक नई कहानी सामने आती है। मौजूदा ऑडियो जो सामने आई है, ज़रा सुनिएगा। मलिक रियाज साहब और उनकी साहबजादी आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं और किस हवाले से कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से बैरिया टाउन को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद उनके दफातर को ताले लगे। ये ताले खुलवाने के लिए कि उसके इवज़ ये रिश्वत की अंगूठी दी जा रही थी। सुनिएगा मलिक रियाज साहब और उनकी बेटी के माबैन जो गुफ्तगू हुई, ये मुबैना ऑडियो, उसमें क्या बातचीत हो रही है। हाँ जी, फोन आया सी और हाँ कि अंगूठी मंगवा ले, मैं मंगवा लेती है। तो मैं क्या कहनी, मैं हफ्ते ਨੂੰ मेरी मुलाकात है, तो उस तो पहले अरेंज कर दी। कदों मुलाकात है? हफ्ते ਨੂੰ मेरी तो कर दे तो मंगवा दे। मैं क्या अवैस ਨੂੰ कहता अम्मी ने परसों आ जाएगी। उनके उठी तैयार करके तो मंगवा लेना। नहीं, वो कहती है मैनू तुसीं हीरा मंगवा दो ते अंगूठी मैं तो खरीदांगी, जो पैसे बनणगे तुसीं मैनू दे देना। मैं क्या ठीक है। ठीक है। अच्छा, दूसरी गल है वे कि उन्हें मैंने कहा कि खान साहब का फोन आया वे, सुबह ताले टड़े खुल जाएंगे साइड से। मैं जी रिपोर्ट जमा कराई है, खान साहब ने कहा मेरी गारंटी है, मैं खत्म करावांगा और लाल अकबर का लेटर भी तुम कल मिल जाएगा, उन्हें मैंने कहा। और जो टाइम है टाडा बीबी रात में मैं दसेगी, ठीक है, क्योंकि मेरी तो पूरी चढ़ाई की है। मैं क्या एक काम नहीं हुआ फ़रा, देखो है एक काम नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने भी 4 दिन ले लिए हैं, अभी तक लेटर नहीं आया, ताले भी लगे हैं, रिपोर्ट भी जमा हो गई है। मैं क्या अदालत में तो क्या बनेगा हमारा। मैंने कहा, तो कहते तुम पैनिक ना हो। तो फिर मैंने पे फोन आया कि बीबी है कह रही है। एक तरफ ये इल्ज़ामात हैं जो इस आज की हुकूमत साबिक़ हुकूमत पर लगा रही है, और दूसरी तरफ वो इल्ज़ामात हैं जो इमरान खान साहब अपने जलसों के अंदर मौजूदा हुकूमत पर लगा रहे हैं। उसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मुल्की हालात के पेश नज़र मिसाक मैशत चाहते हैं और मिसाक मैशत के लिए एक ग्रैंड डायलॉग की बात भी कर रहे हैं। क्या सियासी जमातें इन हालात में एक दूसरे के साथ बातचीत कर पाएंगी, और क्या इस बातचीत के ज़रिए मुल्की मसाइल हल करने के लिए, मैशत को बेहतर करने के लिए कोई बड़े फ़ैसले हुकूमत और अपोजिशन मिलकर कर सकती हैं? जब एक तरफ इतनी सख्त एक दूसरे के खिलाफ महाजराई हो, सियासी जलसे हो रहे हैं और जलसों के अंदर जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है, उसके बाद इस बात की तवक्को की जा सकती है, क्योंकि दूसरी तरफ PTI ये कहती है कि राना सनाउल्लाह धमकियाँ लगाते हैं इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करेंगे। अगर गिरफ़्तार करने की बातें होंगी तो फिर डायलॉग कैसे होगा? ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा जनाब निहाल हाशमी साहब। निहाल हाशमी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक़ सूबाई वज़ीर जनाब यावर बुखारी साहब। यावर बुखारी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। बुखारी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ अगर आपसे ही कर लिया जाए, हर रोज़ एक नया स्कैंडल सामने आता है। PTI डिफेंड तो करती है, लेकिन अगर इस किस्म की बातें होंगी कि कुछ तोहफे तहफ़ दिए जाते रहे, फिर डायमंड की अंगूठी दी जाती रही, इस किस्म की अगर मुबैना ऑडियो सामने आती हैं,
तो पीटीआई कैसे दिफा कर पाएगी? खान साहब तो कहते थे फराह बीबी के हवाले से उसका दिफा करने भी मैदान में आ गए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। नसरुल्लाह भाई देखें, खान साहब ने एक बात बड़ी क्लियर की कि उनने कभी ये नहीं बोला कि अगर कोई सबूत है तो आप केस ना चलाएं। उनने ये बोला कि वो प्रॉपर्टी में काम करती हैं, पिछले 20 साल से कर रही हैं, बिल्कुल कर रही होंगी। जो कहने का मकसद है कि भाई अगर सबूत हैं तो ले आएँ। अभी ये जो आपने कॉन्वर्सेशन मुझे सुनाई है, इसके अंदर एक वो बेटी बाप से बात कर रही है एंड आई डोंट नो कि उसकी एंड वो ताना बाना कहाँ से जाके मिलता है। ये हुकूमत का काम है, एजेंसीज इनके पास हैं, ये बिल्कुल फ्री हैं, जाके अपना एक केस बनाएं। और फराह बीबी ने गालिबन किसी एक इंटरव्यू में कहा भी था कि मैं पाकिस्तान वापस आ रही हूँ, तो अगर वो नहीं आ रही उनको बुला लें, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है, हम तो बिल्कुल इस मामले में बिल्कुल क्लियर हैं। अगर जिसने भी करप्शन की है इस मुल्क के साथ, अगर हम नून को इल्ज़ामात हम लगाते हैं और हम बोलते हैं कि ये प्रूफ है, हम अगर पीपल्स पार्टी पे लगाते हैं, हम अगर मौलाना फजलुर रहमान पे लगाते हैं, अगर कोई हम पे लगाता है तो वो बिल्कुल कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाए इसको, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। हम बहुत क्लियर हैं, एक ऑडियो लीक, 2 ऑडियो लीक, 10 ऑडियो लीक, कई जगह ऐसी ऐसी बातें भी होती हैं कि जिनका करप्शन से ताल्लुक भी नहीं होता, ठीक है, लेकिन बात को इस तरीके से बताया जाता है जैसे पता नहीं क्या बहुत बड़ी करप्शन हो रही है। यहाँ पे अगर ये डायमंड की रिंग कोई रिश्वत के तौर पे दी जा रही है, प्लीज़, मैं निहाल हाशमी मेरे भाई हैं बैठे हुए हैं, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल इनको इस चीज़ को उठा के केस बना के कोर्ट में लेके जाएं। और हम खुश होंगे कि अगर हमारे अंदर कोई करप्ट है तो उसको अंदर किया जाए, और अगर करप्ट नहीं है तो उसके ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ाम फिर ना लगाए जाए। निहाल हाशमी साहब, यावर बुखारी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि मीडिया ट्रायल करने की बजाय, मीडिया पर ऐसी खबरें देने की बजाय, इल्ज़ामात लगाने की बजाय, अगर सबूत है अदालत जाए, मुकदमात बनाएं। मुस्लिम लीग नवाज़ मुकदमात बनाने की बजाय इसी मीडिया इल्ज़ामात पर ही जो है तवक्को किए बैठी है। अगर फराह बीबी के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात हैं तो मुकदमात बनाने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसरुल्लाह साहब बहुत शुक्रिया, और जो जिस तरह की बात की बुखारी साहब ने, हम उसे खुशामदीद कहते हैं। आपको याद होगा कैलिफोर्निया का जब वाक़या हुआ था और फिर जब एवेंटफील्ड के हवाले से बात हुई तो मरियम बीबी के ख़िलाफ़ एक सबूत नहीं था। मैं गुज़श्ता कोई 5-7 पेशी में जाता रहा हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। जज साहब ने सबसे पहले ये पूछा नैब के वकील से कि क्या इनके नाम कोई शेयर है, उन्होंने कहा नहीं। क्या इनके नाम पे कोई डॉक्यूमेंट है, उन्होंने कहा नहीं। किस बुनियाद पे आपने, कोई सबूत है, उन्होंने कहा नहीं है। तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो आप इनको बेनिफिशरी इस्टब्लिश करें कि ये फाइनेंशियल बेनिफिशरी थी या ऑनरशिप था इनके पास। उन्होंने कहा नहीं, ना फाइनेंशियल बेनिफिशरी थी ना ऑनरशिप था। फिर कहा गया क्या नवाज शरीफ साहब इसके ऑनर थे, उन्होंने कहा नहीं था। तो जनाब, हम बिना सबूत, बिना गवाह के, बिना कागजात के मरियम नवाज साहबा 100 से ज़्यादा मरतबा भुगतती रही हैं मुकदमा, और आज भी भुगत रही हैं। हम तो समझते हैं, जानते हैं, हम डसे हुए हैं इंतकामी कार्रवाई के। हम पॉलिटिकलाइज जो केस थे वो हम भुगत चुके हैं। हम कभी किसी के खिलाफ, कोई भी खातून हो, वो कोई भी मर्द हो, कोई भी सियासी मुखालिफ हो, हम उसके खिलाफ कोई बिना ठोस शवाहिद के कोई बात नहीं करेंगे, ना मुकदमा बनाएंगे। ये तौहीन है इंसाफ की भी, और ये हमारे अपने विचार, और जो हम नवाज शरीफ की नज़्बुल है उसके खिलाफ हम बात करेंगे। मगर हम क्या करें, ये केस हमने नहीं बनाया है। ये तो आज मैंने हामिद मीर साहब का देखा एक ट्वीट, और उसमें उन्होंने कहा कि पछानिए ये आवाज़ किसकी है, बहुत बार सुनता रहा, बार बार सुनता रहा। इजाज़त दें तो आज लाहौर के अंदर इस्मा बुखारी साहबा, अता तारड़ साहब ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सिर्फ इसी ऑडियो लीक के ऊपर। गोया अगर माजी में आपका मीडिया ट्रायल होता रहा, आप भी मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। नहीं, देखिए, हमारे तो मीडिया ट्रायल इस बदतरीन तरीके से हुआ। हमारे साथ तो इतना जबर किया गया है कि मरियम नवाज जब अपने वालिद के साथ मुलाकात करती जेल में, देखिए जो कैदी हैं, जो अंडर ट्रायल प्रिजनर, उनका भी राइट है, वहां से गिरफ्तार किया जाता है उनको। हम इनका मीडिया ट्रायल नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ ये बात किया है उस्मा ने और तारड़ ने कि ये ऑडियो लीक आए हैं, ये जो अपने आप को कहते थे कि हम बहुत सादिक हैं, बहुत अमीन हैं, तौहीन किया सादिक और अमीन के लफ्ज़ की, उनके बारे में बात कर रहे थे। और फिर जिस तरह से आके खान साहब ने डिफेंड किया
उसको गोगी साहबा को, वो सबके सामने है। वो ना उनकी पार्टी के अगर मेंबर नहीं, तो इसको कहते हैं फ्रंट मैन या फ्रंट वुमेन। और जिस तरह से नाम आ रहा, और फिर ये पहला वाकया नहीं है, उन्होंने खुद जिस तरह से तोसा खाने को पहले खामोशी से रहे, फिर उसको देखिए जब हमें तो पता चला कौम को, जब वो घड़ियां वो सामान मार्केट में बिक रहे थे, उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया कि हमने तोसा खाना से सामान खरीद के मार्केट में बेच दिया है। ये तो बाहर से पता चलती है, तो फिर शर्मिंदगी होती है कौम को भी, हम जैसे सियासी कारकुन को भी, कि एक सियासी कारकुन एक सियासी का इस तरह का काम कर रहा होता है। हाशमी तो यहाँ साहब, पे बात यह है कि हमें पता चल गया और अब गलत हो इंक्वायर सकता करेंगे। है, लेकिन तोशा खाना से अगर कानून के मुताबिक लेना है तो जुर्म नहीं है ना। वो मियां नवाशी साहब भी, जरदारी साहब भी, नहीं, वो कानून के मुताबिक था ही नहीं ना भाई। ये तो कहते हैं माले मुफ्त दिले बेरहम, ये कानून के मुताबिक नहीं था, बिल्कुल नहीं था। आप जाकर के कानून देखे ना, वो तो आप सरेआम आप उसको फिर ऑक्शन देना चाहिए। आप जाके हिंदुस्तान की बड़ी हम बातें करते हैं जमहूरियत की, जाए जाके देखें नरेंद्र मोदी ने 2 अरब में सारों को नीलाम किया और उसने कहा कि एजुकेशन में एक यूनिवर्सिटी को दे दिया जाए। क्या उन्होंने किसी यूनिवर्सिटी को दी? कम से कम उसी यूनिवर्सिटी को दे थे जिसका नाम नेहाद यूनिवर्सिटी था, इस्लामाबाद। और जो फराह बीबी को आपने जगह दी थी, आपको पता हो ना, एक सूफिया की भी यूनिवर्सिटी बनाई जा रही थी, यहाँ पे तालीम के नाम पे भी फ्रॉड किया गया। और नाम किसका आ रहा है? और ये बात आप सिर्फ ये जाके पता करें कि पेशावर में जो बहरिया का मामला था उसमें क्या ताले लगाए गए थे। अगर ताले लगाए थे तो ये बात दुरुस्त है। और ये तो मैंने बचपन में फिल्म में देखता था, एक का नाम होता था हीरा, एक का नाम मोती, एक घोड़ा होता था, एक कुत्ता होता था। अब यहाँ नहीं मालूम ये कौन से हीरे मोतियों की बात करें, कौन से। और एक हमने हीरा सुना था जो कोहिनूर था, जो बर्रे सगीर से लेके बरतानिया। अब तो इस लेवल पे इस मुल्क में करप्शन हो रहा है कि आप करेंसी छोड़ दें जी, अब आप हीरो मोतियों पे काम कर रहे हैं, जौहरात पे काम कर रहे हैं। ये कहाँ लेके जा रहे हैं हमारे मुल्क को? पाकिस्तानी नोट भी नहीं चल रहा है। हाशिम साहब वापस आता हूं आपकी तरफ। बुखारी साहब, मैं पीटीआई जवाब की दूंगा। साख तो मुतासर होगी ना इससे, कि अगर एक पेशावर में कोई काम था और कोई ऑफिस बंद हो गए थे, उसको खुलवाया गया और बाद में वो खुल भी गए, वो जो नोटिस मिला वो वापस भी हो गया, उसमें इमरान खान साहब का नाम आ रहा है, KPK में हुकूमत है पीटीआई की, पीटीआई की साख तो मुतासर हो रही है इससे। देखिए, कोई भी गलत काम हो, जो भी पार्टी इन पावर होती है गलत काम करेगी तो वो साख तो मुतासर होगी, वो तो कोई शक नहीं है। लेकिन ये देखें, काम कानूनी था कि गैर कानूनी था, पहले तो आप ये तयन कर लें। आया ये चीज़ उन खातून को दी गई, इसके एवज़ ऐसे भी कुछ है या नहीं है? हम निहाल भाई वहाँ पे बैठे हैं कराची में, आप पता करें कि लोग जब आते हैं आपके पास, आप जब वज़ीर होते हैं या MP होते हैं, लोग कई दफ़ा आपको आके तोहफे देते हैं। ये जो तोशा खाना की बात की निहाल भाई ने, शुक्र है कि ने बात की। तो आपको पता है कि कितने परसेंटेज के ऊपर मरियम बीबी ने मर्सिडीज़ ली थी तोशा खाने से? जो घड़ियाँ दी, कोई नीलामी नहीं होती है, आप मार्केट में प्राइस पता किया जाता है और उसका कुछ परसेंटेज जमा कराया जाता है। इनके ज़माने में मरियम बीबी वगैरह ने जो कुछ लिया वो 5% से लेके 13-14% तक का था। खान साहब ने आके उसको बोला कम से कम 50% आप जमा कराएंगे, और ये कानूनी है, लीगल है, ले सकते हैं आप, शर्त है कि पैसे जमा कराएं। ये पैसे जमा हुए। ये ऐसे नहीं हुआ कि अभी पिछले दिनों 32 किलो का एक बैग आया ताइफ का UAE से, और एयरपोर्ट से विदाउट एनी लेटर, वो क्योंकि ये बैग पीछे छोड़ के आए थे कि बाद में भेजो, और वहाँ पे कस्टम ऑफिसर ने पकड़ा इनका और इन्हें बोला कि भाई फॉरेन ऑफिस का कोई खाता में दिखाओ। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये उधर हुए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, आप चेक कर लें। और उनको फिर हद ये कि वो प्रेशर डाला गया कि भाई ये तो आपका ताल्लुक ही नहीं है। एक कस्टम ऑफिसर पकड़ लाए तो वो कह रहे हैं लीगल डॉक्यूमेंटेशन दे दें। ये अभी इनके ज़माने में 32 किलो का बैग आया है और ये बाकायदा ये एयरपोर्ट के ऊपर ये रोका गया इनको। जहाँ तक बात इनने की ना कि मरियम बीबी का मीडिया ट्रायल हुआ, भैया मरियम बीबी ने कहा था मेरा बरतानिया में क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और वो निकल आई ना। एवनफील्ड की बेनिफिशरी वो हैं, क्योंकि जो वर्जिन आइलैंड्स में या ये वो आइलैंड्स जहाँ पे टैक्स हेवन्स होती हैं, जहाँ पे टैक्स चोरी किया जाता है, इसलिए वहाँ पे कंपनियाँ खोली जाती हैं, टैक्स या बचाया जाता है। मैं बेहतर अल्फाज बोलता हूँ, जहाँ पे टैक्स बचाया जाता है तो वहाँ पे ये ऑफशोर कंपनीज बनती हैं। ये फिर क्योंकि टैक्स हेवन की कंपनियों के ऊपर वो टैक्स नहीं लगता। एवनफील्ड के ऊपर जो नवाज शरीफ साहब ने असेंबली में बात की, ये वो ज़राए हैं, वो सब झूठ था। असेंबली के अंदर खड़े होके जहाँ पे आपने हल्फ उठाया है, वहाँ पे इनके लीडर ये कह रहे हैं ना कि उनके जो हमें वो इखलाकियात का सबक देते थे, ये उससे नीचे चला जाएगा अगर हमने ऐसे किया।
वहाँ पे इनके लीडर ने झूठ बोला, फिर उनकी जो अभी वाइस प्रेसिडेंट है मरियम सफदर, उनने झूठ बोला। अभी अगर दो इनके इतने बड़े लोग झूठ बोल रहे हैं तो मुझे बताएं कि फिर क्या रह जाता है उसके बाद। अभी आप देखें कि जो अभी सऊदी अरेबिया में हुआ और अभी तुर्की में हुआ, शहबाज शरीफ अपने एक मफरूर बेटे को हेड ऑफ द डिनर जो टेबल था, हेड टेबल था, उसके ऊपर बिठाए हुए, और उसका जिसका एड्रेस इनको नहीं मिलता है कि भाई कहाँ पे इनके वारंट्स भेजे जाएं, वो और उनकी बीवी वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ टर्की के साथ बैठे हुए। हमें शर्म नहीं आ रही है इन बातों पे? ये अखलाकियात हैं। मुझे मतलब सर के ऊपर कुरान रख के बोले कि ये अखलाकियात हैं कि एक मफरूर, उसके ऊपर जो भी केस है, सच्चा है झूठा है, भाई आके कम से कम पेश तो होना पाकिस्तान में। लेकिन ये शौक है कि हम तुर्की के सदर के साथ, सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस के साथ हम बैठे। मुझे बताएं, ये अखलाकियात है? ये दुनिया में कहीं होता है कि एक मफरूर इंसान वहां पे जाके बिठाया जाए? और वो जो मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर इनका रोल क्या है? इसका जवाब लेते हैं बुखारी साहब। नसरुल्लाह भाई सुन लें, उनका रोल क्या है? बिल्कुल ठीक है नसरुल्लाह भाई, एक सेकेंड, उनका रोल मुझे बता दें, और मुझे ये बता दें कि कौन से मुल्क का सदर या वजीर आजम अपने बच्चों को लेके जाता है ऐसी जगह पे? कोई भी नहीं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि बादशाहत है, ये लोग बोल भी नहीं सकते। निहाल भाई यहाँ पे बैठे हुए ना, मैं दावे से कहता हूँ, मुझे ये बोल दें कि ये बात सही है कि जो शहबाज शरीफ का बेटा है वहां पे बैठा हुआ है, मैं चुप हो जाऊंगा, मैं कहूंगा जो आप कह रहे हैं सही है। ये जवाब देते हैं बुखारी साहब, छोटी सी कानूनी तौर पे ये बात ठीक है। एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, वापस आके निहाल हाशमी साहब से इसका जवाब भी लेते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद निहाल हाशमी साहब। सवालात आपके सामने बहुत से आ गए, जवाब दे दें ज़रा क्विकली कि क्या सलमान शहबाज साहब को आना चाहिए था वहाँ पे टर्की में, या पाकिस्तान आके मुकदमात का सामना करना चाहिए? बुखारी साहब और सब आपके तवज्जुह से नसरुल्लाह भाई, पूरी कौम को मैं फिर दोहराता हूँ अपनी वो बात, वो उन्होंने अभी कहा ना एवन फंड और ऑफशोर कंपनी। बुखारी साहब, नवाज शरीफ को पकड़ा गया था पनामा में और निकाला गया अकामा में, कहीं कोई सबूत नहीं मिला। और फिर आपको अर्ज कर रहा हूं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी केस पेंडिंग है अपील, उसमें कहीं की रिटर्न थी इलेक्शन की, उसके अंदर उन्हें झूठ बोला ना, उन्हें अकामा का बताया नहीं था। अगर आप जरा बोलने दें, मैं अगर आप बोलने दें हुजूर, जी और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा ज़ेर समाअत है, उसमें कहीं भी ये नहीं है कि मरियम बेनिफिशरी है, और कहीं पे भी नहीं है कि मरियम नवाज की कोई ऑफशोर कंपनी। अब आप आ जाइए, सलमान की बात अगर कर रहे हैं तो उससे पहले मैं पूछूंगा कि ये पहले हीरा मोती का चक्कर नहीं है? इससे पहले भी भैंस बिकी, और इस्लामाबाद में जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है उसके अंदर से सारी गाड़ियां बेच दी गई आनन फानन। जैसे गंदुम एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करके हमें 30 रुपए का गंदुम हम जब हमें मिलता था, जब इन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया सरप्लस कह के, और फिर हमें 90 रुपया गंदुम मिलता रहा। इसी तरह से भैंस आपने बेच दी, खजाना भर दिया आपने, गाड़ियां आपने भेज दी, फिर आप हेलीकॉप्टर पे आ गए। अब आइए, नेशनल जो सलमान पे केस है, वो नेशनल क्राइम एजेंसी जो है इंग्लैंड की, उसके पास अकबर इस बाबर साहब केस लेके गए थे। 2 साल तफ्तीश और केस चलने के बाद उन्होंने कहा सलमान शहबाज बेकसूर है, उनके पर कोई केस स्टेब्लिश नहीं हुआ। उसी केस को यहाँ पे लाकर के नैप में डाला गया, और फिर जब नैप ने कहा कि नहीं जी इनको तो बेल देना पड़ेगा 2 साल बाद, तो अब वो केस को एंटी करप्शन में लगा। कल एक साहब कह रहे थे कि जी उनका केस का फैसला होना है, इमरान कह रहे थे भाईजान थोड़ा खौफ खुदा रखो, अभी तो उसमें चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है, आप जिसके ऊपर चाहें केस करा दें। ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस थी, हमने तो अभी कहा ही नहीं, ये तो लीक हुआ वीडियो और ऑडियो, उसके वजह से पता चला। मगर जो तोशा खाना के मैंने मिसाल दिया, जो हमने रिंग रोड की बात की, जो बिलियन ट्री, आज देखें मैं आपके तवज्जुह से पूछना चाहता हूं कि आज केपी की हुकूमत कहां है? कि केपी में हर जगह मुझे लगता है इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान्ड। केपी में आग लगाया जा रहा है जंगल में, कौन लगा रहा है? रॉ लगा रहा है, मुसाद लगा रहा है, कौन पाकिस्तान का दुश्मन लगा रहा है? पाकिस्तान में आग लग रहा है, कैसे आग लग रहा है? कौन लोग हैं? जंगलात का महकमा कहां चला गया? इमरान खान साहब कहते थे मिलियन ट्री, कहां वो बिलियन ट्री की हिफाजत आप कर रहे हैं? कहां कर रहे हैं? कभी एबटाबाद में लग रहा है, भाई वो सलमान वाली बात बताई ना कि उसको बैठना चाहिए था कि नहीं बैठना चाहिए था। वो कहते हैं सलमान साहब को वहां बैठना चाहिए मीटिंग में। नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं उसे बैठे हुए। अगर मैं देखा होता है हेड टेबल पे फोटोज आए हैं, नसरुल्लाह भाई बताएं जरा। मैंने देखा नहीं है तो नहीं, मैंने नहीं देखा ना भाई। मैं अगर देखा होता तो मैं जरूर बोलता कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर के बेटे को बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए।
देखिए किसी भी प्राइम मिनिस्टर हो सकता है इमरान खान के बेटों को बैठना चाहिए कि नहीं बैठना फैमिली, चाहिए? अगर वहां पे फैमिली टेबल नहीं था ना जी, फैमिली बैठी हुई थी, नहीं ठीक, फैमिली टेबल अगर है तो उसमें तो सर आप पाबंदी नहीं चले चले थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यावर बुखारी साहब, नहीं। यावर बुखारी साहब, इस वक्त जो है वो वज़ीर आज़म चाहते हैं कि मिसाक मैशत के लिए एक ग्रैंड डायलॉग हो। PTI तैयार है, मुल्क के हालात आपके सामने हैं, आम आदमी पिस रहा है। अगर सियासी जमातें मिल बैठकर मैशत को बेहतर करने के लिए अगर इकट्ठी बैठ जाए तो इसमें हर्ज क्या है? कोई हर्ज नहीं है, सिर्फ हर्ज ये है कि ये एक साजिश के तहत हुकूमत आई है, ये अपने आकाओं के ख्वाहिश में ये हुकूमत आई है। हम कहते हैं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन अनाउंस करें, हम बैठ जाते हैं। जब तक इलेक्शन अनाउंस ही करेंगे, इनके कॉल और फेल में तजाद है। अभी आप देखें कि निहाल हाशमी भाई ने बड़ी खूबसूरती से बात को डाइवर्ट कर दिया कि अखलाकियात के ज़ुमरे में और मुल्क की सीक्रेट्स के ज़ुमरे में एक बेटे को बाप प्राइम मिनिस्टर उस टेबल पर बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? नहीं बैठना चाहिए ना। इन लोगों ने अपनी ज़ाती कारोबार, क्योंकि इनके तुर्की में भी हैं, इनकी तुर्की में जितनी कंपनियाँ हैं ना, मैं आपको बता दूँ कोई 80-90 से ज़्यादा कंपनीज इनके नाम की हैं। फिर इसके अलावा सऊदीया में वहाँ पे जाके क्यों बैठे? मतलब आप मुझे बताएं डेलीगेशन का वो हिस्सा बने क्यों? क्राइटेरिया क्या था? मुझे इतना बता दें ये कि आया ये अखलाकी तौर पे सही है कि गलत है। फिर दूसरी बात जो इन्हें की बुखारी साहब, फैमिली टेबल अभी मैंने गूगल सर्च करके देखा है, उसमें रजब तैयब के भी बेटे बैठे हुए थे। इट वाज ए फैमिली टेबल, नहीं बैठे थे जी। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन बैठे थे। सुनिए ना, निहाल भाई रजब तैयब एर्दोगान के साहबजादे बैठे हुए थे भाई, तो ये शहबाज शरीफ बैठा था, बेटे के साथ बेटा और उनकी बहू बैठी थी, दैट वाज इट। और फैमिली के साथ फैमिली। एर्दोगान का कोई बेटा नहीं बैठा था। ठीक है, लेकिन बुखारी साहब बेटा नहीं बैठा हुआ था। बुखारी साहब पुराम का वक्त बड़ा मुख्तर बचा है। फैमिली टेबल, इट वाज बुखारी साहब पुराम का बड़ा मुख्तर वक्त बचा है। इट वाजंट अ फैमिली टेबल। बुखारी साहब टाइम बड़ा शॉर्ट है, फैमिली टेबल गलत बात है, लेकिन मैं अपनी बात बुखारी साहब, निहाल हाशमी साहब जंगलात की बात की, KP के जंगलात की, जी जंगलात की बात की। 1 अरब 17 करोड़ दरख्त लगे। UN की जो एनवायरनमेंट की जो टीम है उसे वेरीफाई की है, 1 अरब 17 करोड़ दरख्त लगे थे। अभी मुझे बताएं कि ये मरगला में आग क्यों लग रही है? जलाया बताएं तो सही, जल कैसे रहा है? वो क्यों चल रहा है? कौन जला रहा है? जैसे इस्लामाबाद के पौधे जल गए। क्योंकि आपकी खुशहाली चल रही है, आपकी, आप सुन ले, आपकी बारिशें नहीं हो रही हैं, आपकी हर जगह प्लांट्स ड्राई हुई हुई हैं। उस दिन हम लोग यहाँ पे D चौक में आए, जितने शेल्स दरख्तों को लगे वो 1 सेकंड में उन्हें आग पकड़ ली। वो क्यों पकड़ी आग? क्योंकि वो बिल्कुल खुश्क हुए हुए हैं। खुदा के बंदो, अपनी बात को सिर्फ प्रूफ करने के लिए बातें वो करें कि जो अल्लाह के सामने खड़े होकर जवाब देना पड़े, जवाब दे सकें। जहां तक बात है, लेकिन हाशमी साहब जरा क्विकली कमेंट कर दें इस पे, रोजाना पानी डाला जाता है जो हाशमी साहब, अगर आप डायलॉग चाहते हैं, ग्रैंड डायलॉग के जरिए PTI से बातचीत करना चाहते हैं, फिर राना सनावला साहब ये गिरफ्तारी की बातें छोड़ देना। शरीफ साहब ने, निहाल भाई आप मुझे जानते हैं कि मैं गलत बात नहीं करता, पहली तकरीर की थी, मैं गलत बात नहीं करता। उन्होंने वशगाफ अल्फाज में कहा था इमरान खान साहब को, आए मिल के बैठे, आए इस मुल्क के लोगों के लिए, गरीबों के लिए, मईशत के लिए बैठे और बैठ के मिसाके मईशत करते। लेकिन राणा साहब गिरफ्तारी की बातें करते हैं, फिर कैसे बैठेंगे? कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। तो देखिए ये तो, और उन्होंने उसके जवाब में कहा चोर और डाकू, एक सबूत नहीं था। जो खुद देखिए, जो आदमी खुद होता है दूसरों को वैसे ही समझ रहा होता है। ये कारोबारी खानदान था, मैं उनका अकाउंटेंट नहीं हूं, मगर मैं समझता हूं जो शहबाज साहब ने बात की, आओ बैठो पाकिस्तान के अवाम के लिए, मईशत के लिए, उस वक्त के वजीर आजम ने कहा कि नहीं जी मैं नहीं बात करूंगा चोर डाकुओं से। तो आप अब यावर बुखारी साहब बिल्कुल नहीं बैठेंगे ग्रैंड डायलॉग में? नहीं, जब तक ये इलेक्शन अनाउंस नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनके कॉल और फेल में ताजाद है। ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और जब तक इनका बोलना कुछ हो और करना कुछ हो तो हम कैसे बैठे? हम बैठ के एक बात को बैठ के डिसाइड करें, कल कुछ और बात कर दें और बोले कि जी हम लोग को तो हम कभी भी इनके साथ नहीं बैठेंगे जब तक ये इलेक्शन की डेट नहीं देंगे। आप तो पाकिस्तान के दर पे पड़ गए, आप तो पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं भाई। निहाल भाई इमरान साहब को समझाएं कि इख्तिदार हर चीज नहीं होता है। हौसला बुखारी साहब तो पाकिस्तान को तोड़ने की बात करेंगे। हौसला रखें। बुखारी साहब हाशमी साहब, प्रोग्राम का वक्त बड़ा मुख्तर बचा था। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है,
ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे। जनाब कमरुज़्ज़मान कारा हमारे साथ मौजूद होंगे, मशीर बराए अमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान। उनसे पूछेंगे पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के माबैन की जो इस वक्त ख़बरें आ रही हैं कि इख्तलाफात की ख़बरें हैं, और फिर वज़रा के हवाले से, वज़ारतों तकसीम के हवाले से जो फार्मूला तय पाया था, क्या उस पर अमल दरामद उसी तरीके से हुआ है? क्या पीपल्स पार्टी नाराज़ तो नहीं है? इससे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए अमूर कश्मीर गिलगित व बल्तिस्तान जनाब कमरुज़्ज़मान कारा साहब। कारा साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। कारा साहब, कुछ खबरें इस किस्म की हैं कि पंजाब में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के माबैन दूरियां पैदा हो रही हैं, और उसकी वजह यह है कि जो पावर शेयरिंग फार्मूला तय हुआ था उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। नसरुल्लाह साहब, मेरे इल्म में तो ऐसा कोई अभी नहीं है संजीदा सूरत हाल, लेकिन ये इत्तेहादों में होता रहता है छोटा मोटा, कोई पोर्टफोलियोज का कोई इश्यूज, तो ये तो लीडरशिप लेवल पे रिजॉल्व हो जाते हैं। जो मेरे लेवल पे चीजें अटकेंगी वो मुझसे ऊपर वाले लेवल पे रिजॉल्व हो जाएंगी, जो वहां से अटकेंगी वो अल्टीमेटली लीडरशिप लेवल पे रिजॉल्व हो जाएंगी। तो इतने बड़े इत्तेहादों में ये छोटी मोटी चीजें चलती रहती है, बट कोई ऐसा संजीदा कोई डेडलॉक वाली सूरत हाल नहीं है। वजारतों की तकसीम के हवाले से या महकमों के हवाले से कुछ खबरें थी। हसन मुर्तज़ा साहब को जो है मुस्लिम लीग नून एग्रीकल्चर का महकमा देना चाहती है, जबकि पीपल्स पार्टी हाउसिंग वर्क्स और ख़जाने का चार्ज भी चाहती है। मैंने अर्ज किया ना, ये पोर्टफोलियो के इशू रहते हैं जी, ये चलते रहते हैं। हमारा ख्याल ये है कि हसन मुर्तज़ा साहब क्योंकि सीनियर मिनिस्टर हैं तयशुदा फार्मूले के तहत, लिहाजा उनके पास पोर्टफोलियो भी उसी स्टाइल का, उसी मेयार का होना चाहिए। ये एक हमारी जेन्युइन डिमांड है। उनकी कोई मजबूरी हो सकती है, वो बात बैठ के हो जाएगी, कोई इशू नहीं। लेकिन अभी पीपल्स पार्टी कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं है PMLN के साथ, ये मामलात जो है मरकजी क़यादत तक टेकअप हुए। इन इश्यूज के ऊपर दोनों तरफ से लीनियंसी रखी जाएगी, एक दूसरे की मजबूरियों का ख्याल रखा जाएगा और कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। हम आगाह हैं इस वक्त मुल्क के और सियासत की जो कड़ियां हैं, तो इस तरह के डेडलॉक्स बनते रहते हैं, इस पे कोई इतनी बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह ये रिजॉल्व हो। कारा साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हुकूमत चाहती है कि वो मिसाक मईशत के लिए एक ग्रैंड डायलॉग करे। पीपल्स पार्टी भी चाहती है, मुस्लिम लीग नवाज भी चाहती है। PTI ये कहती है कि एक तो हम इस हुकूमत को मानते नहीं हैं, दूसरा ये कि जब हमें धमकियाँ दी जाएंगी, हमारे लीडर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की बातें होंगी, फिर डायलॉग कैसा? देखिए, गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब बड़े दिलेर आदमी हैं, बड़े बहादुर आदमी हैं, बड़े ज़हीन आदमी हैं, बहुत बड़े लीडर हैं। वो तो कहते थे मैं डरता ही नहीं हूँ किसी से। तो अब अगर जाके वो खैबर पख्तूनख्वा में बैठ गए हैं तो उसको मैं कहूँगा बैठ गए हैं, आप कहेंगे वैसे गए हुए हैं, कोई कहेगा। लेकिन अब तो बनी गाला आ गए हैं जी। मैं कह रहा हूँ ये बातें होती रहती है ना, तंजो मजाक का प्रोग्राम तो चलता रहता है ना, शुगल मेला एक दूसरे का लगा रहता है। लेकिन मैं समझता हूँ, मैं आज भी अपनी जाती हैसियत में, ठीक है, मैं खान साहब को ये दावत देना चाहूंगा, ये मैं गवर्नमेंट के तौर पे नहीं कह रहा, मैं जाती तौर पे अपनी राय उनको दे रहा हूँ। ठीक है, कि उनको प्राइम मिनिस्टर ने इनवाइट किया है, दावत दी है, उनको चाहिए कि अब वो जो इस मामले को समझे। सियासत में शिकस्त और फतह साथ साथ होती है, कभी आप हुकूमतों में होते हैं, कभी आप हुकूमतों से बाहर होते हैं। और खान साहब के खिलाफ तो कोई इस तरह की कार्रवाई भी नहीं हुई या हो रही जिसकी बुनियाद पे वो कोई दावे करें। ठीक है, उन्होंने अपने नारे लगा लिए, वो करते रहे जलसे जुलूस, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान, जिसका वो खुद भी इजहार कर रहे हैं खान साहब, इस वक्त पाकिस्तान बड़े शदीद मुश्किलात और गंभीर इश्यूज में घिरा हुआ है। आज जरूरत है कि सारी सियासी जमातें ग्रेट डायलॉग करके, सारी कुव्वतें डायलॉग करके पाकिस्तान का वे फॉरवर्ड डिजाइन करें। मुश्किल रास्ता है, वो डिजाइन करें। उस पर खान साहब को आगे बढ़ना चाहिए, उनको अपने अना के घोड़े से नीचे उतरना चाहिए और इस वक्त पाकिस्तान की जरूरतों को देख के चलना चाहिए। सियासत में उतार चढ़ाव साथ है, आज वो इक़्तिदार से बाहर हुए हैं, शायद पहली दफा उनको शॉक आया है और शॉक ज्यादा हो गया है। उनको चाहिए इस शॉक पे काबू पाएं, वो वापस आए और हाँ अपनी पॉलिटिक्स करें। उनको पे एतराज है, हमारी पॉलिटिक्स के स्टाइल पे एतराज है, उनको जो भी वो अपना करते रहे, लेकिन जो रास्ता उन्होंने इख्तियार किया है और जिसको वो खुद कह रहे हैं कि तबाही का रास्ता है, वो खुद कह रहे हैं पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं, तो मैं उनको दावत दूंगा, मैं उनको
गुजारिश करूंगा कि आप अपने रवैये पे गौर करें, उनकी जमात भी गौर करें, वो पार्लियामान में वापस तशरीफ लाए। ये मेरी जाती राय है जी जी। लेकिन इसकी दावत उनको वज़ीर आज़म साहब भी दे चुके हैं। लेकिन कारा साहब, आप हमेशा इस बात के हामी रहे हैं कि हुकूमत को ज़्यादा जो है वो रवादारी का मुजाहरा करना चाहिए, इफ़ाम व तफ़हीम के लिए हुकूमत को किरदार अदा करना चाहिए। क्या हुकूमत की तरफ से ये ऑफ़र नहीं जानी चाहिए कि आप इस किस्म के बयानात नहीं आएंगे कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा या उनको फौरी तौर पर उनके खिलाफ मुकदमात बनेंगे, बल्कि हुकूमत कहे कि वो आएँ और डायलॉग में बैठें? सर देखिए, पहली गुजारिश ये है कि खान साहब को रेसिप्रोकेट भी तो करना चाहिए ना। एक तरफ वजीर आजम उनको कौमी असम्बली में खड़े होकर दावत दे रहे हैं कि जी आपने जो कुछ हमारे साथ किया छोड़िए, वो होता रहे, लेकिन हम आपको दावत दे रहे हैं, हम कमेटी बनाने को तैयार हैं, आए बैठ के डायलॉग करते हैं। हम सारे कह रहे हैं, आज आपके प्रोग्राम में मैं कह रहा हूँ, ठीक है, मैं अपनी जाती हैसियत में कह रहा हूँ, लेकिन मेरी जमात, मुझे उम्मीद है कि अगर वो अपने रवैये बदलते हैं तो मैं अपनी जमात और अपनी हुकूमत से गुजारिश कर सकता हूँ। लेकिन खान साहब को भी तो इस पर रेस्पोकेट करना चाहिए। हाँ, उनके खिलाफ कोई नारे वारे हुए ना, जिस तरह वो नारे मारते हैं, वो जाके जलसों में तकरीरें करते हैं, तो उनके जवाब में ये तकरीरी बनती है ना फिर कि ठीक है जी आएंगे तो पकड़े जाएंगे, आएंगे उनकी बेल कैंसिल होगी तो हम ये कर देंगे। तो वो जो रोज हमें चैलेंजेस दे रहे होते हैं, तो उसके जवाब में हुकूमत की तरफ से भी इस तरह बातें आ जाती हैं। उनको चाहिए कि आप जरा ठहरें, ठहराव का शिकार हो, अपने आप को कूल डाउन करें और इस डायलॉग का रास्ता जो खुला है इसमें शामिल हो। इक़्तिदार आ जाएगा नहीं आएगा ये होता रहता है। पीपल्स पार्टी के साथ कई दफा हुआ, मुस्लिम लीग के साथ हुआ, एक आनी जानी चीज है। और मुल्क रहेगा तो हम सब पॉलिटिक्स कर सकेंगे। और खान साहब रोज ये बात खुद कह रहे हैं कि मुल्क बड़े मसाइल का शिकार है, मुल्क को बड़े खतरात है। वो तो मुल्क टूटने की बातें कर रहे हैं, इस हद तक चले गए हैं। वो तो फौज को बर्बाद करता है या फौज के खराब होने की बातें कर रहे हैं। लेकिन उनको चाहिए कि सारे अमल को, अगर उनके ज़हन में ये बातें हैं तो वो आए बैठे डायलॉग करें और फिर ये सियासत में जदोजहद है ना, आप कोशिश करें और बेहतरी का रास्ता निकालने की बात करें। कारा साहब, आज़ाद कश्मीर के अंदर पीटीआई की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी अपोजिशन में है, मुस्लिम लीग नवाज अपोजिशन में है, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन दोनों मिलकर वफाक से मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे बजट में कटौती न की जाए, क्योंकि वफाक उनके बजट में 12 अरब रुपए की कटौती कर रहा है। जी नसरुल्लाह साहब, यकीनन उनका मुतालबा है। यहाँ वो वहाँ पे अपोजिशन या हुकूमत का इशू नहीं है, बजट या वसाइल जो है वो तो आज़ाद कश्मीर का इशू है। और वहाँ पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग हो, पीटीआई, वो सारे आज़ाद कश्मीर के लोगों के नुमाइंदे हैं, तो वो लोगों की तकलीफों के हवाले से बात करते हैं। हाँ, ये बात भी दुरुस्त है कि हमारे इन दोनों यूनिट्स का, यानी गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर का जो बजट है वो उसका साइज छोटा होता है, उनका नॉन डेवलपमेंटल बजट बहुत बड़ा है, और उनका क्योंकि आखिरी क्वार्टर का कट लगा है पूरे मुल्क में, उनके साथ कोई नुमाया सलूक नहीं हुआ, ये अलग सलूक नहीं हुआ। सिर्फ ये नहीं है कि उनके कटौती लगी है, पूरे मुल्क में डेवलपमेंट के बजट के ऊपर या बजट्स के ऊपर कटौती लगी है। लेकिन ये बात बहरहाल अपनी जगह दुरुस्त है। मैंने भी कल नहीं तो परसों इंशाल्लाह उनका ये मुकदमा जो है, मैं कैबिनेट में भी और प्राइम मिनिस्टर साहब से अदरवाइज भी गुजारिश करूंगा कि उनका जो बजट का छोटा सा पोर्शन है हमारे हिसाब से, वैसे तो बड़ी सख्त स्क्वीज है, पैसे की किल्लत है, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन उनको कोई 4-4.25 अरब रुपए का उनका एक कटौती है, उसको अगर अवॉइड किया जाए तो उनके लिए आसानियां हो जाएंगी। तो ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन कटौती किसी एक हिस्से पे नहीं, सारे सूबों पे, सारे बजट पे लगी। बहुत बहुत शुक्रिया कमरुज़्ज़मान कारा साहब हमारे साथ मौजूद थे, बशीर बराए अमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। इंशाअल्लाह अगले जुमे रात 10:05 पर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।